मैं दोपहर के वक्त सोकर उठा तो बड को मौजूद पाया। उसने कहा, बड ने तुम्हारा काम कर दिया है चीफ, अपना वादा याद रखना। मैंने बड से मकान की चाबी ली और उसने मुझे मकान के पते से आगाह कर दिया। बोला, बेहतरीन मकान है चीफ, 2 कमरे हैं, एक की छत पक्की है जबकि दूसरे कमरे पर सीमेंट की चादरें पड़ी हुई हैं। छोटा सा सहन है और सबसे बढ़कर ये कि मकान फर्निश्ड है। बड हंसा, बोला, यहाँ फर्निश्ड मकान कहाँ मिलते हैं चीफ, बस तुम्हारा मुकद्दर ही अच्छा था। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मुकद्दर कहाँ अच्छा है बड, मुकद्दर अच्छा होता तो तुमसे जानना छूट जाती। बड उछल कर खड़ा हो गया। क्या? उसकी आंखें हल्कों से उबली पड़ रही थीं। वो तहजीब की तरफ मुड़ा, कहा, देख लिया तुमने मैडम, काम निकलते ही किस तरह बड से आंखें फेरी हैं। तहजीब ने हंसते हुए कहा, ये तो ज्यादती है अली, कितनी मेहनत से तो बेचारा तुम्हारा काम करके आया है। मैंने कहा और आते ही मेरे सर पर मुसल्लत हो गया। अपना वादा याद रखना, जैसे ये कोई बहुत अहम आदमी है और मैं इससे वादा खिलाफी कर जाऊंगा। बड ने चहक कर कहा, अरे अब क्या वादा भी याद ना दिलाऊं? अगर वादा याद दिलाना इतना ही बुरा है तो वादा किया ही क्यों था? मैंने कहा, इसलिए किया था कि तुम सीधी तरह काम नहीं कर रहे थे और उस वक्त तुमसे काम लेने का कोई और तरीका समझ में नहीं आ रहा था। बड के दोनों हाथों की मुट्ठियां भिंच गईं। उसने पैर पटक कर कहा, इसका मतलब यह हुआ कि बड को बेवकूफ बनाया गया है। मैंने सर हिलाया, कहा, बिल्कुल, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाने की नीयत से ही तुमसे वादा किया था। वो बोला, तुम शायद मजाक के मूड में हो चीफ, तुम समझ नहीं रहे कि इस मजाक से बड पर क्या गुजर रही है। मैं हैजानी कैफियत में पागल भी हो सकता हूँ। मैंने कहा, अगर ऐसा हुआ तो ये एक दिलचस्प मंजर होगा। मेरा ख्याल है कि कोई शख्स भी तुम्हें पागल नहीं समझेगा। बड ने बड़े हजियानी अंदाज में कहा, तुम्हारा मतलब है मैं वैसे ही पागल नजर आता हूँ? मैंने कहा, गुस्से की हालत में तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने लगता है। हर बात का मतलब तुम बिल्कुल ठीक ठीक समझ रहे हो। वो बोला, मैं शिद्दत जज्बात में अंधा होकर इंतकामी कार्रवाइयों पर भी उतर सकता हूँ। मैंने कहा, मैं नहीं समझता कि उस सूरत में तुम हमें उससे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकोगे जितना अब पहुंचा रहे हो। तहजीब बेतहाशा हंसती, मगर मैं इंतहाई संजीदा था और बड के चेहरे पर बेयकीनी बिखरी हुई थी। बड ने मशकूक लहजे में कहा, मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे तुम तफरीह के मूड में हो और मुझसे मजाक कर रहे हो। मैंने बेपरवाही से कहा, अपने तौर पर तुम कुछ भी समझने के लिए आजाद हो। मैं किसी के साथ जबरदस्ती करने से रहा कि वो मेरी बातों पर जरूर ही यकीन करे। बड ने तशवीश से कहा, मुझे तो कुछ चक्कर लग रहा है मैडम, चीफ का तिब्बी मुआयना करवाना पड़ेगा। तहजीब हंस हंस कर बेहाल हो चुकी थी। बोली, अब कुछ मत कहना अली, यकीन नहीं आता कि तुम इतनी संजीदगी से भी मजाक कर सकते हो। मैंने अपनी संजीदगी बरकरार रखते हुए कहा, तो तुम भी मेरी बातों को मजाक समझ रही हो। तहजीब पर एक बार फिर हंसी का दौरा पड़ गया। बड ने कहा, यह हंसने का वक्त नहीं है मैडम, मुझे तो मामला तशवीशनाक लग रहा है। इब्तिदा में मरज का इलाज आसानी से हो जाता है। तहजीब मारे हंसी के दोहरी हुई जा रही थी। बोली, उफ़ो, तुम दोनों मुझे हंसा हंसा कर पागल कर दोगे। मैंने कहा, अच्छा जाओ, माफ किया, तुम भी क्या याद करोगी, किसी अली यार खान से पाला पड़ा था। बड ने बेवकूफों के से अंदाज में कहा, क्या मतलब, क्या अभी तक तुम मजाक कर रहे थे? मैंने हाथ उठाकर कहा, अब बस करो बड, कहीं मैडम को अच्छू न लग जाए। बड ने सादतमंदाना अंदाज में सर झुका लिया और तहजीब झपाक से कमरे से निकल गई। बड ने हैरत से कहा, मैडम को क्या हो गया है चीफ? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कोई आसेबी चक्कर तो नहीं है? मैंने कहा, मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है वरना अभी मुर्गा बना दूंगा। बड ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, इसीलिए मैं बाइख्तियार लोगों से मजाक नहीं करता। जब तक अपना जी चाहा तफरीह करते रहे और दूसरे की बारी आने पर आंखें दिखाने लगे। मैंने कहा, अब उस बारी का इंतजार करो जो यूरोप जाने के बाद शुरू होगी। छोटी मोटी तफरीहात से सरफे नजर कर दो। अचानक बड ने कहा, मैं कहता हूं तुम वक्त जाया कर रहे हो चीफ। माइक्रो फिल्मों की तरफ से तुमने यूं आंखें बंद कर ली हैं जैसे उनका वजूद ही ना हो। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, समझ में नहीं आता बड कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वो ज्यादा अहम है या उन फिल्मों की अहमियत ज्यादा है। बड ने कहा, तुम बहुत अहम काम कर रहे हो चीफ, लेकिन फिल्मों की तरफ से आंखें बिल्कुल ही बंद कर लेना तो मुनासिब नहीं है। मालूम नहीं उनमें क्या है, मुमकिन है कोई बहुत ही अहम बात हो। तहजीब ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, बड का कहना दुरुस्त है अली, मैं खुद तुमसे यही बात करने वाली थी। मालूम होना चाहिए कि आखिर इन फिल्मों में है क्या। मैंने कहा, मुश्किल ये है कि एक वक्त में एक ही जानिब तवज्जो दी जा सकती है, फिर ये भी है कि शिगुराय में रहते हुए तो हमें मोहतात ही रहना होगा। बड ने शिकायती लहजे में कहा, बड की सलाहियतों पर से तुम्हारा एतमाद उठ गया है चीफ। मैंने हंसकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बड, मैं तो बस मोहतात रहना चाहता हूँ। हम एक दुश्मन मुल्क में हैं जहाँ एग्लर के गुर्गे भी हमारी ताक में हैं। दोनों में से किसी की नजरों में भी आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। वो बोला, बड ऐसा कोई मौका आने ही नहीं देगा चीफ, तुम एक बार मौका देकर तो देखो। तहजीब ने कहा, बड इस कदर इसरार कर रहा है तो इसे मौका जरूर मिलना चाहिए। इसके जहन में जरूर कोई तरीकाकार होगा, तभी ये इसरार कर रहा है। मैंने हथियार डालते हुए कहा, ठीक है,
किसी खतरे से दो चार हुए बगैर बड अगर माइक्रो प्रोजेक्टर का बंदोबस्त कर दे तो मुझे कोई एतराज नहीं। बड ने खुश होकर कहा, शुक्रिया चीफ, अब तुम देखना बड क्या कमाल दिखाता है। मैंने कहा, तुम्हारे कमालात की मुझे कुछ और मैदानों में जरूरत है, लिहाजा अपना प्रोग्राम मौखर कर दो। बड ने बड़ी सादतमंदी से कहा, हुक्म करो चीफ। मैं उन दोनों को अपने मंसूबे से आगाह करने लगा। मैंने क्लारा से 4 बजे का वादा किया था, मगर उससे आधा घंटा कबल ही उसके पास पहुंच गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तैयारी मुकम्मल हो गई क्लारा। क्लारा ने कहा, हाँ, अगर मुझे अपनी जान का खतरा न होता तो शायद मैं इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत न करती। मैंने कहा, हर बड़े काम के पीछे कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती है क्लारा, लिहाजा अगर तुम मजबूर होकर ये कदम उठा रही हो तो मुझे यकीन है कि तुमसे कोई बहुत बड़ा काम सरजद होने वाला है। अचानक क्लारा ने चौंक कर कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गई। सुबह तुम्हारे जाने के बाद रीना सोलोमन ने ट्रांसमीटर पर राब्ता किया था। मैंने बेपरवाही का मुजाहरा करते हुए कहा, वो तो उसे करना ही था। आखिर उसने रात एगलर के अड्डों पर बमों के धमाके करके जो कारनामा किया है उसकी दाद भी तो वसूल करनी होगी। क्लारा ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत किया करो। रात उसने तुम्हें छोड़ दिया, वरना तुम दूसरी दुनिया के सफर पर रवाना हो चुके होते। मैं बेतबारी से हंसने लगा, कहा, ये लतीफे सुनाने का वक्त नहीं है क्लारा, इस वक्त हमें बहुत काम करने हैं, ये लतीफे किसी और वक्त के लिए उठा रखो। क्लारा बुरा मानकर बोली, मैं लतीफे नहीं सुना रही हूँ, जो कुछ कह रही हूँ वो एक संगीन हकीकत है। तुम रीना सोलोमन की जिद पर थे, वो तुम्हें निशाना बना सकती थी, मगर मालूम नहीं क्यों उसने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा, अच्छा, मान लिया बाबा कि उसने मुझे दूसरी जिंदगी बख्श कर मुझ पर एहसान किया है, अब यहाँ से चलने की फिक्र करो, वैसे ही वक्त बहुत कम है। मैंने यूं कहा जैसे बात खत्म करने के लिए उसकी बात मान रहा हूँ। क्लारा ने कहा, मैंने हकीकत बता दी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, सारी जबान तरारियां धरी रह जाएंगी और शेखी बघारना भूल जाओगे। मैंने कहा, तुम्हें देखने के बाद से मेरे होश वैसे ही उड़े हुए हैं, मालूम नहीं अब तुम और क्या चाहती हो। वो बोली, जो कुछ मैं कह रही हूँ वो मुझे रीना सोलोमन ने बताया है। क्लारा ने कहा और मुझे गौर से देखने लगी। शायद वो मेरे चेहरे पर उस इत्तला का रद्द अमल तलाश कर रही थी। मैंने बड़ी संजीदगी से कहना शुरू किया, मालूम है सुबह क्या हुआ? जब मैं यहाँ से निकला तो रास्ते में मुझे सदर बुश मिल गए। मुझे देखकर उन्होंने कार रोक ली। पहले तो शिकवे शिकायत करते रहे, उसके बाद उन्होंने मुझे अपने साथ सोवियत यूनियन चलने की दावत दी। उन्हें वहाँ के अंदरूनी हालात पर बड़ी तशवीश है। वो नहीं चाहते कि दुनिया की एक बहुत बड़ी मुमलिकत अंदरूनी इंतशार का शिकार होकर साइंसी तरक्की की तरफ से गाफिल हो जाए। क्लारा ने झुंझुलाकर कहा, ये क्या बकवास है? क्या अचानक ही पागल हो गए हो या तुम पर कोई दौरा पड़ा है? मैंने कहा, रीना सोलोमन तुमसे कहे कि वो एडम डी फ्लॉक को दूसरी दुनिया में पहुंचा सकती थी तो तुम फौरन यकीन कर लो, और मैं कहूं कि मेरी मुलाकात अमेरिका के सदर से हुई थी तो मेरा दिमाग खराब है। क्लारा ने एक तवील सांस ली, बोली, उसने ऐसे हवाले दिए हैं जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने यकीन किया है। वो तुम्हारी तरह बेपर की तो नहीं उड़ा रही थी। मैंने कहा, मेरा नाम एडम डी फ्लॉक है, समझी तुम? रीना सोलोमन जैसी बच्चियां तुम्हें मरूब कर सकती हैं, मैं किसी से मरूब होने वाला नहीं। क्लारा बोली, उसने ये तक बता दिया कि तुमने आलवेंदा से क्या कहा था? मैंने हैरत जाहिर की, नहीं, ये कैसे मुमकिन है? वहां मेरे और फ्लोरा के अलावा और कोई नहीं था। तुम शायद मुझसे मजाक कर रही हो। क्लारा बोली, अगर मैं मजाक कर रही होती तो ये बता दो कि ये बात मेरे इल्म में किस तरह आई? मैंने कहा, तुम्हें जरूर फ्लोरा ने बताया होगा, इसके अलावा कोई सूरत ही नहीं है। क्लारा बोली, मुझे परेशान मत करो एडम, तुमसे गलत बयानी करके मुझे क्या हासिल होगा? रीना सोलोमन तो उस गुफ्तगू तक से वाकिफ है जो मेरे और तुम्हारे दरमियान सुबह हुई। मैं उछल पड़ा। मैंने कहा, तुमने इन बातों का तस्करा किस किस से किया था? क्लारा बोली, मैंने तो किसी को उन बातों की भनक तक नहीं लगने दी। और तुमने? मैंने परेशानी से कहा, मैंने भी किसी से जिक्र नहीं किया। फिर चौंक कर बोला, यहाँ कोई डिक्टाफोन वगैरह तो पोशीदा नहीं है। क्लारा बोली, रीना से बात करने के बाद मैंने यहाँ की एक एक चीज छान मारी मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। मैंने कहा, तो फिर मुझे खुद चेक करना पड़ेगा। मुमकिन है मेरे पास मौजूद चीजों में कोई ऐसा आला हो जिसके जरिए वो हमारी बातें सुन लेती हो। मैंने क्लारा को दिखाने के लिए एक एक चीज अच्छी तरह चेक की। क्लारा ने भी इस काम में मेरी मदद की, खास तौर पर मेरे लिबास की छानबीन तो उसने बड़ी बारीक बीनी से की, मगर कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। और होता भी कैसे? रीना सोलोमन की मालूमात का जरिया तो मैं खुद था। मैंने हंसकर कहा, ऐसा लगता है रीना सोलोमन कोई जादूगरनी है। अफ्रीका का काला जादू बहुत मशहूर है। क्लारा ने भर्राई हुई आवाज में कहा, तुम हंस रहे हो और मेरी जान पर बनी हुई है। इस तरह तो हम कहीं भी महफूज नहीं रह सकेंगे। मैंने कहा, इन सब बातों को जहन्नम में झोंको, वक्त आने पर मैं रीना सोलोमन को भी देख लूंगा। क्लारा बोली, लेकिन एक खुशाइंद बात भी है। उसका लहजा दोस्ताना था। वो इस बात पर बहुत खुश है कि मैं एगलर से न सिर्फ अलहदा हो रही हूँ बल्कि उसके खिलाफ काम करूंगी। मैंने कहा, ये तो अच्छी खबर है, अब हमें एक जादूगरनी की मदद हासिल रहेगी।
हम उसके जरिए अपने मुखालिफिन को बकरा बनवा कर किसी चरागाह में छुड़वा दिया करेंगे। मैंने फिर झुंझलाए हुए अंदाज में कहा, क्या तुम्हारा यहाँ से हिलने का इरादा नहीं है? क्लारा बौखला कर उठ खड़ी हुई, बोली, चलो, सारे काम मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक कर दिए हैं। जरा ही देर के बाद हम एक शानदार रोल्स रॉयस में सफर कर रहे थे। रोल्स रॉयस मैं ड्राइव कर रहा था और क्लारा अकबी नशिस्त पर बैठी थी। कार के शीशे रंगीन थे, इसलिए बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था। क्लारा ने कहा, अगर जरा सा भी खतरा महसूस करो तो हम अब भी वापस जा सकते हैं। मैंने कहा, इन बातों को जहन से निकाल दो क्लारा। एडम डिफ्लॉक उठाया हुआ कदम वापस नहीं लेता। क्लारा ने कहा, अब तो मुझे एग्लर से ज्यादा रीना सोलोमन से खौफ महसूस होने लगा है। वाकई ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके कब्जे में कोई पुरस्कार कुव्वत है। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। मैं यही चाहता था कि किसी सूरत से उसके जहन से एग्लर का खौफ जायल हो जाए, और उसकी सूरत यही थी कि वो किसी और को एग्लर से बेहतर तस्लीम कर ले। मैंने कहा, रीना सोलोमन से डरने की क्या जरूरत है? वो एग्लर से बरसरे पैकार है, उसका ताउन हासिल करने की कोशिश करो। क्लारा बोली, अब उससे बात होगी तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन ये बहुत तौहीन आमेज होगा। मैंने कहा, तुम्हारा इक्तदार छिन गया मगर तुम्हारे दिमाग से इक्तदार का खन्नास नहीं निकला। मैंने कार सड़क के किनारे फुटपाथ से लगाकर रोक दी, जहां एक पस्ता कामत बूढ़ा खड़ा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां ही झुर्रियां नजर आ रही थीं और सफेद रंग की लंबी सी चग्गी दाढ़ी उसके सीने पर लहरा रही थी। उसके हाथ में एक खूबसूरत संदूकची थी। मैंने कहा, दरवाजा खोल दो क्लारा, प्रोफेसर साहब हमारे साथ सफर करेंगे। क्लारा कुछ नर्वस सी हुई मगर उसने दरवाजा खोल दिया और प्रोफेसर साहब अपनी संदूकची समेत क्लारा के बराबर बराजमान हो गए। मैंने कार दोबारा चला दी। क्लारा ने कहा, क्या प्रोफेसर साहब से तारुफ नहीं करवाओगे? मैंने हल्का सा कहा लगाया, फिर कहा, ये प्रोफेसर ज़ारा हैं। मुतादिद ममालिक के फिल्म इंडस्ट्री में इनके शागिर्द बतौर मेकअप मैन काम कर रहे हैं। हम लोगों का मेकअप भी यही करेंगे। क्लारा ने खुश होकर प्रोफेसर ज़ारा से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, बोली, ओह प्रोफेसर ज़ारा, नाइस टू मीट यू। प्रोफेसर ज़ारा ने, जो बर्ड के अलावा कोई और नहीं था, क्लारा का हाथ थाम लिया। फिर मुसाफा तवील होते देखकर मुझे खनकारना पड़ा। मैंने तंजिया लहजे में कहा, अपना काम शुरू कीजिए प्रोफेसर साहब, हम लोगों के पास वक्त ज्यादा नहीं है। बर्ड ने मेरी तरफ घूर कर देखा और क्लारा बोली, ऐसे फनकार हाथ चूम लिए जाने के काबिल हैं एडम। मैंने सरजनी शामेज लहजे में कहा, इस किस्म के प्रोग्राम फिर किसी वक्त के लिए उठा रखो क्लारा, अभी हमें जल्दी है। क्लारा गड़बड़ा कर बोली, ओ हाँ, आप अपना काम शुरू कीजिए प्रोफेसर। बर्ड ने गुस्सीले अंदाज में संदूकची खोली जिसमें मेकअप के सामान के सिवा कुछ और नहीं था। क्लारा बोली, मेकअप करने वाले तो हमारे पास भी बहुत हैं एडम, मगर इतना बड़ा माहिर कोई नहीं है जिसके शागिर्द फिल्मी सनतों में काम कर रहे हों। मैंने कहा, अभी तुम प्रोफेसर ज़ारा के हाथों का कमाल देखना। इनका दावा है कि ये महज 15 मिनट के कलील अरसे में तुम्हें नाकाबिल शनाख्त बना देंगे। बर्ड अब क्लारा का चेहरा टटोल रहा था, जबकि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्लारा पर जिस किस्म का मेकअप होना था वो उसे पहले बता चुका था, लेकिन मैंने उसे टोकना मुनासिब न समझा। बर्ड ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के दरमियान लेते हुए कहा, 15 मिनट के अंदर अंदर मैं तुम्हें इतना तब्दील कर दूंगा कि तुम भी अपने आप को शनाख्त नहीं कर पाओगी। मुझे तंग आकर दखल अंदाजी करनी पड़ी। मैंने कहा, प्रोफेसर, ये बात तुम मुझे पहले भी बता चुके हो। बर्ड ने बेबाकी की इंतहा कर दी, बोला, जी तो नहीं चाहता कि तुम्हारे हसीन चेहरे से अपने हाथ हटाऊं, मगर क्या करूं, मजबूरी है। क्लारा ने मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया प्रोफेसर, तुम्हारी तारीफ मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। नौजवान तो हर लड़की की झूठी तारीफें करते रहते हैं। मैंने अपना कहा जब्त कर लिया। बर्ड पर यह मेकअप मैंने खुद किया था। उसने एहतजाज भी किया था, मगर मैंने कहा कि इस तरह क्लारा पर उसके तजुर्बे की धाक बैठ जाएगी। अब जो तबसरा क्लारा ने किया था उसे सुनकर यकीनन बर्ड का खून खौल गया होगा, जिसका अंदाजा उसके अमल से बखूबी हो रहा था। वो बड़े झुंझलाए हुए अंदाज में क्लारा के चेहरे पर एक लोशन लगा रहा था, जिससे क्लारा की सफेद रंगत देखते ही देखते स्याह पड़ती जा रही थी। क्लारा ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही लोशन हमारे मेकअप मैन भी इस्तेमाल करते हैं। जिल्द की रंगत अफ्रीकियों की तरह स्याह हो जाती है। बर्ड ने क्लारा के हाथों पर भी लोशन लगाते हुए कहा, अब ये लोशन बहुत आम हो गया है, लेकिन इसके बाद जो लोशन मैं इस्तेमाल करूंगा उसका मूजिद मैं खुद ही हूँ। क्लारा बोली, मैं खुश नसीब हूँ प्रोफेसर ज़ारा कि इस बहाने मुझे आपके हाथों मेकअप कराने का एजाज हासिल हो रहा है। बर्ड ने कहा, हाँ, ये एक एजाज ही है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। क्लारा ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? आपके लिए क्या चीज एजाज है? बर्ड गड़बड़ा गया, मगर उसने तेजी से खुद को संभाल लिया। बोला, आप मिस्टर एडम डिफ्लॉक को नहीं जानती। अगर ये किसी से काम लें तो ये उस शख्स के लिए एजाज ही होता है। वैसे भी इन्होंने मुझसे जितनी हसीन खिदमत ली, इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। क्लारा ने पुरइश्तियाक लहजे में पूछा, आप मिस्टर एडम को कब से जानते हैं प्रोफेसर? बर्ड ने एक तवील सांस लेकर कहा, एक अरसा हो गया। इनसे मेरी पहली मुलाकात हॉलीवुड में हुई थी। क्लारा ने हैरत से कहा, हॉलीवुड में?
हाथों के साथ साथ बड की जबान भी चल रही थी। बोला, इनसे मेरी पहली मुलाकात लॉरेंस ऑफ अरेबिया के सेट पर हुई थी। क्लारा मारे हैरत के तकरीबन उछल ही पड़ी। बोली, क्या? वो तो बहुत पुरानी फिल्म है। बड ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर एडम से मुलाकात बहरहाल वहीं हुई थी। क्लारा ने कहा, मगर मिस्टर फ्लॉक की उम्र इतनी ज्यादा तो नहीं मालूम होती। बड ने कहा, हाँ, ये अपनी उम्र से बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन उस फिल्म में अदाकार उमर शरीफ ने भी तो काम किया था, वो भी तो अपनी उम्र से कम नजर आता है। क्लारा की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। बोली, तो क्या मिस्टर फ्लॉक ने भी लॉरेंस ऑफ अरेबिया में काम किया है? मैं बेबसी से दांत पीस रहा था। बड की चलती हुई जबान को रोकना मेरे बस से बाहर था। बड ने इस बात में सर हिलाया। बोला, जी हाँ। यह सुनकर मेरी जान निकल गई। कम बखत कैसी बेपर की हाँक रहा था। फिर बोला, इसके अलावा भी इन्होंने चंद और फिल्मों में काम किया है जिनके नाम इस वक्त मुझे याद नहीं है। क्लारा ने हैरत से पलकें झपकाई। बोली, कमाल है प्रोफेसर, लॉरेंस ऑफ अरेबिया तो मैंने भी देखी है। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि उसमें मिस्टर फ्लॉक की झलक भी दिखाई दी हो। मैंने अपनी सांस रोक ली। मुझे मालूम नहीं था कि बर्ड इस हद तक आपे से बाहर हो जाएगा। उसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया था कि जिसे निभाना नामुमकिन था। क्लारा की बात के जवाब में बर्ड ने एक जोरदार कहकहा लगाया। उसने कहा, फिल्मों में स्टंटमैन भी तो होते हैं। मिस्टर फ्लॉक को अदाकारी का शौक थोड़ी था, ये तो सदा के करतब्बाज आदमी है। क्लारा ने शिकायती अंदाज में मुझसे कहा, तुमने इतनी बड़ी फिल्म में स्टंटमैन के तौर पर काम किया और मुझसे तस्करा तक नहीं किया। उसे क्या मालूम था कि फ्लॉक बेचारे पर क्या गुजर रही है। अगर वो पूछ लेती कि मैंने उस फिल्म में क्या काम किया था तो मैं क्या जवाब देता। मारे गुस्से के मेरा खून खौल रहा था और मैंने तहिया कर लिया था कि मौका मिलते ही बर्ड को इस हरकत की सजा जरूर दूंगा। मैंने गोलमोल अंदाज में कहा, मुझसे आमतौर पर लोगों को शिकायत ही रहती है। मैंने कोशिश की कि उससे जान छूट जाए। बर्ड ने कहा, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि मिस्टर फ्लॉक किस्मत के धनी हैं। वो ऐसी फिल्म थी जिसमें किसी स्टंटमैन की गुंजाइश ही नहीं थी, मगर इनके लिए इतनी बड़ी फिल्म में भी काम निकल आया। क्लारा ने इश्तियाक जाहिर किया। बोली, वो किस तरह? वो खुश हो रही थी कि इस बहाने उसे मेरे बारे में मालूमात हासिल हो रही हैं। वो नहीं जानती थी कि बर्ड उसे डुबो देगा। बर्ड ने कहा, उस फिल्म में काम करने के लिए शर्त थी कि हर अदाकार अपने रोल का हर काम खुद ही करेगा। उमर शरीफ शुतर सवारी नहीं जानता था, लेकिन जब प्रोड्यूसर ने उससे पूछा कि वो शुतर सवारी जानता है तो उसने इस बात में जवाब दिया। प्रोड्यूसर को भी उसके जवाब पर शुबा नहीं हुआ, इसलिए कि उमर शरीफ का ताल्लुक सरजमीन अरब से है, जो ऊंटों और सहराओं की सरजमीन है। उमर शरीफ को फिल्म की कास्ट में शामिल कर लिया गया, लेकिन जब उस मंजर की फिल्म बंदी का वक्त आया जिसमें उमर शरीफ को अकब से छलांग लगाकर ऊंट की पुश्त पर सवार होना था, तो उमर शरीफ ने हरी झंडी दिखा दी। प्रोड्यूसर को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उस वक्त तक जितनी फिल्म बंदी हो चुकी थी, उमर शरीफ को बाहर निकालने की सूरत में वो सब का सब तेल हो जाती। चुनाचे स्टंटमैन की मदद से सीन फिल्माने का फैसला किया गया। क्लारा बोली, ओ प्रोफेसर ज़ारा, मुझे याद है, वो तो बड़ा मुतासिर कुन मंजर है। आज तक मैं यही समझती रही कि वो सीन खुद उमर शरीफ ने किया है। बर्ड ने कहा, अक्सर लोग यही समझते हैं, हकीकत बहुत कम लोगों के इल्म में है, और तुम खुशनसीब हो, वो शख्स तुम्हारा दोस्त है जिसने दुनिया की एक अजीम फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में काम किया था। क्लारा ने पूछा, क्या आप दोनों के दरमियान उसी वक्त से शिनासाई है प्रोफेसर? बर्ड हंसा, बोला, शिनासाई? अरे मिस्टर फ्लॉक मेरे मोहसिन हैं, बरसों से मैं इनका मकरूज हूँ। शुक्र है आज इनके एहसान का बोझ किसी कदर कम हो गया। मैंने कहा, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ प्रोफेसर ज़ारा कि मेरी जात को मौजूए बहस न बनाएं। मैंने नर्म लहजे में कहा, मगर दिल ही दिल में पेचोताब खा रहा था। क्लारा ने कहा, इसमें मौजूए बहस बनाने की क्या बात है फ्लॉक? फिर बर्ड से बोली, हाँ प्रोफेसर, आप बताएं कि मिस्टर फ्लॉक ने आप पर क्या एहसान किया था। मैं दहल कर रह गया। बर्ड पहले ही मेरे बारे में ऐसे ऐसे झूठ बोल चुका था कि शैतान भी सुनता तो कान दबाकर भाग जाता, और अब मालूम नहीं वो और क्या कहने वाला था। मैं कहर दरवेश बरजान दरवेश के मिस्ताक दांत पीसते हुए ड्राइव कर रहा था।